जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा एफकेट 2022 मैथ्स के लिए आज हम एक ही वीडियो के अंदर सभी टाइप्स को कवर करने वाले हैं। एफकेट एग्ज़ाम के अंदर मैथ सेक्शन के आपके 18 क्वेश्चंस आते हैं। 18 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग टाइप्स रहती है। आज हम एक ही वीडियो के अंदर सभी टाइप्स को कवर करने वाले हैं। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरू। सबसे पहले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स इज 52। यानी आपके यहाँ पर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का जन्म हुआ है 2 वर्ष के अंतराल में। यानी आपका यहाँ पर पहला बच्चा है, 2 वर्ष के बाद में दूसरे बच्चे का जन्म होता है, 2 वर्ष के बाद में तीसरे बच्चे का जन्म होता है, 2 वर्ष के बाद में फोर्थ वाले बच्चे का जन्म होता है। अगर यहाँ पर आपके जो 4 बच्चे हैं इनकी एज का सम टोटल कर दिया जाए तो ये आपका 52 के बराबर बैठता है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपका सबसे बड़े वाला बच्चा है उसकी एज यहाँ पर कितनी होगी। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। मान लीजिए एक बच्चे की एज है x, दूसरे बच्चे की एज है x+2, क्योंकि 2 वर्ष का गैप है। यहाँ पर जो आपका थर्ड वाला बच्चा है इसकी एज हो जाएगी x+4, और यहाँ पर जो आपका फोर्थ वाला बच्चा है इसकी एज हो जाएगी x+6। ये आपको बराबर दे रखा है 52 के। अभी यहाँ पर इसे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x + 12, ये बराबर हो जाएगा 52 के। यानी यहाँ पर 4x आपका बराबर हो जाएगा 40 के, x बराबर हो जाएगा 10 के। अभी आपसे पूछा है सबसे बड़े वाले बच्चे के बारे में। सबसे छोटे वाला बच्चा जो है उसकी एज है 10 ईयर्स। जो आपका सबसे बड़े वाला बच्चा है इसकी एज कितनी है? 10 + 6 16 ईयर्स। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 16 ईयर्स। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। अ सर्टेन सम अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू ₹5500 इन 5 ईयर्स। यानी कि अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। अ सर्टेन सम अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू ₹5500 इन 5 ईयर्स। यानी कि आपके पास में यहाँ पर कोई प्रिंसिपल था, अगर इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है तो 5 वर्ष के बाद में आपका अमाउंट हो जाता है 5500। अगर 6 वर्ष की बात की जाए तो यहाँ पर आपका अमाउंट हो जाता है 6050। आपको बताना है कि यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, आपको दे रखा है 5 वर्ष के बाद का अमाउंट जो है आपका 5500, और यहाँ पर आपको दे रखा है 6 साल के बाद का अमाउंट जो है आपका 6050 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जो पिछले वर्ष का अमाउंट है उसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगता है। यानी कि यहाँ पर ये जो आपका इंटरेस्ट है 550 रुपीज़, ये आपका पिछले वर्ष के अमाउंट के ऊपर लगा है। यानी कि यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकाली जा सकती है। 550 का चेंज आया है 5500 के ऊपर। अगर इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर 2 वर्ष के अमाउंट आपको गिवन है, 2 लगातार वर्षों के, 2 लगातार ईयर्स के अमाउंट आपको गिवन है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि पिछले वर्ष का जो अमाउंट होता है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। यानी यहाँ पर जो आपका 550 का इंटरेस्ट है ये 5500 के ऊपर ही लगा है। तो यहाँ पर परसेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 10% आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 10%। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। ₹800 becomes ₹956 इन 3 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पर जो आपके 800 रुपीज़ है ये आपके 956 बन जाते हैं 3 वर्षों के अंदर। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमें नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ पर कहा गया है अगर रेट को
4% से इंक्रीज कर दिया जाता है, तो बताइए 3 वर्ष के बाद में आपका अमाउंट यहां पर क्या होता। काफी सिंपल प्रश्न है। यहां पर आपका प्रिंसिपल है 800, 3 वर्ष में आपका अमाउंट यहां पर हो जाता है 956। आपसे पूछा है अगर 4% से रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो अमाउंट आपका क्या होगा। अगर एक वर्ष में 4% से इंक्रीज किया जाएगा तो 3 वर्षों के अंदर टोटल इंक्रीज कितना होगा। टोटल इंक्रीज हो जाएगा आपका 12% का। और यहां पर जो आपका 12% है किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो आपका ब्याज लगता है वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। यहां पर 12% 800 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे हो जाएगा 96। यानी कि जो अमाउंट आपका यहां पर पहले 956 है इसके अंदर 96 ऐड कर देंगे तो ये आपका 1052 हो जाएगा। क्योंकि आपसे कहा गया था अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% से इंक्रीज कर दिया जाए तो अमाउंट आपका यहां पर कितना होगा। पहली अमाउंट आपका 956 था, अगर 4% से रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया जाता है तो यहां पर आपका अमाउंट हो जाएगा 1052। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ₹1052। अगले प्रश्न को हम यहां पर देखते हैं। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹720 आफ्टर 2 ईयर्स। यानी कि 2 ईयर्स बाद का अमाउंट आपको दे रखा है। आपको कहा गया है अगर 5 ईयर्स और ज़्यादा वेट की जाए तो ये अमाउंट आपका 1020 रुपीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर बताइए कि प्रिंसिपल आपका क्या रहेगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में सबसे बेसिक कंसेप्ट आपका कहता है कि हर वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपका सेम होता है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। आपको कहा गया है कि यहाँ पर आपका कोई प्रिंसिपल है, ये आपका 720 हो जाता है 2 ईयर्स के अंदर, और यहाँ पर 5 वर्ष और ज़्यादा वेट की जाए तो ये आपका हो जाएगा 1020। अभी 1020 और 720 में डिफरेंस कितना है, 300 का डिफरेंस है। और ये 300 आपका क्या है, इंटरेस्ट है। लेकिन ये इंटरेस्ट है 5 वर्षों का। अगर मुझे 1 ईयर का इंटरेस्ट चाहिए तो कितना हो जाएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 60 रुपीज़। यानी कि यहाँ पर मेरे पास में 1 ईयर का इंटरेस्ट आ चुका है। यहाँ पर मेरा अमाउंट 720 है। यहाँ पर 2 वर्ष की बात की गई है तो यहाँ पर इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़। क्योंकि 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होता है, 1 ईयर का इंटरेस्ट होता है 60 रुपीज़। और यहाँ पर 720 मेरा क्या है, अमाउंट है। यहाँ पर मेरा 120 क्या है, इंटरेस्ट है। और आपको पता है अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटा देंगे तो आपके पास में प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 600। यानी कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर जैसे ही आप देखते कि 720 से 1020 हुआ है 5 वर्षों में, यानी कि इंटरेस्ट है 300, 5 वर्ष की बात की गई है तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट हो जाएगा 60 रुपीज़। यहाँ पर 720 था, इससे पहले आपके 2 ईयर्स थे, इंटरेस्ट हो जाएगा 120। 720 माइनस 120 कितना होता है, 600। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ₹600। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, आपका जो FCAT 1 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है। और ये टेस्ट सीरीज़ आपकी रहेगी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। यानी कि हर एक मॉक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर टोटल आपके 15 मॉक टेस्ट रहेंगे। अगर आपने इन मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लिया, मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। अगर इनके अंदर आपकी कुछ कमियां रह जाती हैं तो अभी भी आपके पास में टाइम है उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आपको इम्प्रूव कहाँ पर करना है ये आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट देने के बाद। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है मॉक टेस्ट देने की। और हमारे मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल लेटेस्ट है। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर नया देखने को मिलेगा।
जिससे आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर चेक होगी। अगर आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, वहां से भी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ऊपर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे एफकेट की टेस्ट सीरीज के अंदर आपको एनरोल करना है। लेकिन मेरी बात ध्यान में रखना, जब तक आप टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हुई है या फिर नहीं हुई। इसी वजह से आज ही एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, टेस्ट सीरीज में एनरोल करिए। यहाँ पर जो आपके 15 मॉक टेस्ट है यानी 1500 क्वेश्चंस है, इन्हें सॉल्व करिए ताकि एग्जाम में जाकर कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशो 7:5 respectively. 4 years hence, the ratio of their ages will become 11:9 respectively. What is the present age of y? मैं आपको यहाँ पर ना एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ जो आपका हर क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल होगा। जब भी आपके पास में यहाँ पर दो रेशोज गिवन होती है ना, और बीच में आपकी कोई कंडीशन होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों रेशोज को लिख लीजिए। यहाँ पर 11:9 आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर ये देखना है कि दोनों तरफ किसी चीज को घटाया गया है या फिर बढ़ाया गया है, और कितना घटाया गया है या फिर बढ़ाया गया है। जैसे यहाँ पर 4 वर्ष बाद की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर जो आपका x है, यहाँ पर जो y है, इन दोनों के अंदर एडिशन होगा 4 का। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिए। अगर यहाँ पर एक तरफ घटाया जाता या फिर बढ़ाया जाता तो भी ये मेथड आपका एप्लीकेबल रहेगा। अभी आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 9 कितना होता है 63, 11 इंटू 5 कितना होता है 55, ये आपका बराबर हो जाएगा 8 के। यहां पर 11 इंटू 4 किसके बराबर होता है 44 के। 9 इंटू 4 किसके बराबर होता है 36 के। ये भी आपका बराबर आ जाएगा 8 के, यानी 8 यूनिट आपका बराबर है 8 के, यानी कि 1 यूनिट आपका बराबर हो जाएगा 1 के। यानी कि यहां पर जो आपका x है, इसकी एज कितनी हो जाएगी 7 इंटू 1 डेट इज 7, एंड y की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 5 इंटू 1 डेट इज 5। यानी यहां पर y की प्रेजेंट एज कितनी है 5 ईयर्स है। करना आपको इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोनों रेशोज को लिखना है। यहां पर देखना है कि किस चीज को ऐड किया गया है या फिर सब्ट्रैक्ट किया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। उसके बाद में दो वैल्यूज जो आपकी आती हैं वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है, और 1 यूनिट की जो भी वैल्यू आएगी ऊपर वाली रेशो के अंदर पुट कर देनी है। और यहां पर पुट करने पर x की एज आ जाएगी 7 ईयर्स, y की एज आ जाएगी 5 ईयर्स, और यहां पर आपसे y की प्रेजेंट एज पूछी है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर। अगले प्रश्न को हम यहां पर देखते हैं, A can do a piece of work in 20 days and B in 25 days. They work together for 5 days and then B goes away. In how many days will A finish the work? यानी कि यहाँ पर A ने काम किया 20 डेज के लिए, B ने काम किया 25 डेज के लिए। यहाँ पर दोनों ने मिलजुल कर काम किया 5 डेज के लिए एक साथ। उसके बाद में B आपका चला गया। आपको यहाँ पर ये बताना है कि A आपका कितने दिनों के अंदर काम को खत्म कर लेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है। आपके पास में A है, वो काम खत्म करता है 20 डेज के अंदर, B आपका काम करता है 25 डेज के अंदर, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। अभी आपको यहाँ पर एफिशिएंसी निकालनी है। आपका जो वर्क होता है ये बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। यहां पर वर्क आपका कितना है 100, यहां पर ए को टाइम लगा 20 डेज, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। यहां पर आपका काम कितना है 100, बी को टाइम कितना लगा 25, तो यहां पर बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। यानी आपके पास में यहां पर ए और बी की एफिशिएंसी
आ चुकी है। अभी यहाँ पर दोनों ने मिलके काम किया था पहले 5 दिन। आपको पता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। पहले केस में दोनों ने मिलके काम किया है तो दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। 5 + 4 कितने दिनों के लिए काम किया है, 5 दिनों के लिए काम किया है, तो यहाँ पर 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अभी टोटल वर्क आपका कितना है, 100। पहले 5 दिनों के अंदर आपका वर्क कितना हो चुका है, 45। रिमेनिंग वर्क आपका कितना है, 55। अभी जो आपका रिमेनिंग वर्क है वो करना है सिर्फ ए को, क्योंकि 5 दिनों के बाद में आपका बी चला गया। अभी यहां पर 55 काम है, टाइम आपको निकालना है। एफिशिएंसी ए की आपको पता है, एफिशिएंसी ए की है 5। अगर आप वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका 11 आ जाएगा, यानी कि ए को यहां पर 11 डेज और लगेंगे बी के जाने के बाद, तब जाकर आपका काम यहां पर कंप्लीट होगा। काफी सिंपल प्रश्न था। सबसे पहले टोटल वर्क निकालना था। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना था। 20 और 25 का एलसीएम होगा 100। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, दोनों ने 5 दिन मिलके काम किया तो काम होगा 45। रिमेनिंग वर्क था 55। ए की एफिशिएंसी है 5, तो यहां पर 11 डेज का टाइम और ज्यादा लगेगा, तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 11 डेज। अगले प्रश्न को हम यहां पर देखते हैं। 2 ट्रेन्स ए एंड बी ईच 66 मीटर लॉन्ग रन पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि यहां पर आपकी 2 ट्रेन्स है, दोनों ट्रेन्स की लंबाई जो है, लेंथ जो है, एक जैसी है। यहां पर दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। एक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। आपसे यहां पर पूछा गया है कितने टाइम के अंदर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को यहां पर पास कर लेगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहां पर 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज है आपकी स्पीड। अगर यहां पर दोनों ट्रेन्स आपकी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो यहां पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 - S2। अगर दोनों ट्रेन्स आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो यहां पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 + S2। और अगर यहां पर एक ट्रेन ने क्रॉस करना है दूसरी ट्रेन को तो यहां पर डिस्टेंस आपका बराबर हो जाएगा L1 + L2, यानी कि लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। क्योंकि यहां पर जो आपकी ट्रेन है, अगर इसे दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है तो अपनी लेंथ को भी क्रॉस करना होगा और दूसरी ट्रेन की लेंथ को भी क्रॉस करना होगा, यानी डिस्टेंस यहां पर हो जाएगा L1 + L2। अगर आपको यहां पर इतनी चीजें क्लियर हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कभी भी आपको दिक्कत नहीं आ सकती। यहां पर आपको पता होना चाहिए, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 - S2। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड हो जाएगी S1 + S2। अगर यहां पर एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है तो यहां पर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा L1 + L2 के। ये जो आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको दोनों ट्रेन्स की स्पीड जो है देखने को मिलेगी। आपके जितने भी आंसर है यहाँ पर सभी के सभी हैं सेकंड्स के अंदर, तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को सेकंड के अंदर भी चेंज करना होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन्स आपकी चल रही हैं। अगर दोनों ट्रेन्स आपकी सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी S1 - S2, यानी 50 - 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारा आंसर सेकंड में है तो यहां पर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 के साथ में मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा 100/18। और डिस्टेंस किसके बराबर होता है, L1 + L2 के। यहां पर L1 जो है पहली ट्रेन की लेंथ है, L2 जो है दूसरे ट्रेन की लेंथ है। अगर यहां पर आपकी ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती जिसकी लेंथ होती तो भी यहां पर डिस्टेंस जो है L1 + L2 के ही बराबर हो जाता। अभी यहां पर दोनों ट्रेन्स की लेंथ जो है 66 है, तो यहां पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा 132। अभी आपके पास में स्पीड आ चुकी है, डिस्टेंस आ चुका है। स्पीड आपकी बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के, यानी टाइम आपका बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के। यहां पर डिस्टेंस कितना है 132,
स्पीड कितनी है 100 इंटू 18। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, डिवाइडेड बाई 100, यानी ये आपका आ जाएगा 23.76 सेकेंड्स के बराबर। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23.76 सेकेंड। काफ़ी सिंपल प्रश्न था, बस आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर डिस्टेंस आपका L1 प्लस L2 रहेगा। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। अ ट्रेन 77.5 मीटर इन लेंथ इज रनिंग एट द रेट ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ पर आपकी ट्रेन है, उसकी लेंथ यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर स्पीड उसकी गिवन है। यहाँ पर जो आपकी ट्रेन है इसे कितना टाइम लगेगा मैन को क्रॉस करने में, अगर मैन भी आपका सेम डायरेक्शन में मूव करता है जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया है अगर सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें मूव करेंगी तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, स्पीड आपकी बराबर हो जाएगी S1 माइनस S2 के। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कितनी है 65, मैन की स्पीड कितनी है 3, यानी कि इनकी स्पीड हो जाएगी 62 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें यहाँ पर मीटर पर सेकंड के अंदर आंसर चाहिए क्योंकि टाइम हमारा सेकंड के अंदर होता है, तो यहाँ पर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 5/18 310/18 मीटर पर सेकेंड। अभी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्टेंस आपका बराबर होता है L1 प्लस L2 के। लेकिन क्या यहाँ पर मैन की कोई लेंथ होती है, नहीं, क्योंकि मैन आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ट्रेन की लेंथ कितनी है 77.5, मैन की लेंथ हो जाएगी 0, यानी डिस्टेंस आपका हो जाएगा 77.5। अभी स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के। डिस्टेंस है आपका 77.5, स्पीड है आपकी 310 इंटू 18। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1395 डिवाइडेड बाय 310। अगर आप यहाँ पर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.5 सेकेंड, यानी कि आपका टाइम यहाँ पर किसके बराबर होगा 4.5 सेकेंड के। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सिंपल प्रश्न था, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड माइनस लेंथ आपकी होती है L1 प्लस L2, लेकिन मैन आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 77.5 मीटर के। आंसर आपका आएगा 4.5 सेकेंड। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। राम कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर रिवर की स्पीड कितनी है, पानी की स्पीड कितनी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 50 मिनट्स का टाइम लगता है नदी में डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम वापस आने में। आपका टोटल टाइम अगर यहाँ पर 50 मिनट्स है तो आपसे पूछा है कि बताइए यहाँ पर रिवर का डिस्टेंस कितना होगा। अभी देखिए आपके पास में यहाँ पर बोट की स्पीड है, रिवर की स्पीड है, डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी क्या होती है बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड, और यहाँ पर अपस्ट्रीम स्पीड होती है आपकी बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। लेकिन आपको यहाँ पर इन चक्रों के अंदर नहीं पड़ना, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपका आएगा ही आएगा। इसी वजह से ये टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसे मैं हमेशा के लिए आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। जब भी एग्जाम के अंदर आपको आने और जाने का टोटल टाइम गिवन होगा बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस के अंदर, आपको करना क्या है, यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो। आपका डिस्टेंस बराबर होगा टाइम इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ पर x क्या है, x है आपके बोट की स्पीड, y क्या है, y है पानी की स्पीड, यहाँ पर t क्या है टोटल टाइम, और यहाँ पर d क्या है डिस्टेंस। बस इतना सा फॉर्मूला याद रख लीजिए। जब भी
आने और जाने का टोटल टाइम गिवन होगा, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले इस प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर बोट की स्पीड 7.5 है, यहां पर पानी की स्पीड 1.5 है, आने और जाने में 50 मिनट का टाइम लगता है। सबसे पहले मिनट को और के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 50/60, यानी कि 5/6। और अभी यहां पर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका क्या है, x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। यहां पर t कितना है टोटल टाइम, 5/6। यहां पर x क्या है, बोट की स्पीड 7.5 का स्क्वायर, y क्या है, पानी की स्पीड, और यहां पर ट्वाइस ऑफ x यानी 2 × 7.5। अगर आप यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 75 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 7 × 8 56, यानी 56.25 माइनस 2.25 डिवाइडेड बाय 15। 56.25 में से 2.25 कम करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 54, यानी कि यहां पर आपका आ जाएगा 5/6 × 54 डिवाइडेड बाई 15। अगर आप यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 3 किलोमीटर, यानी कि आपका डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखते हैं, यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोमीटर। करना कुछ नहीं है, अगर आने और जाने का टोटल टाइम गिवन है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उसे याद रख लीजिए। आप इक्वेशन बनाने जाएंगे, फंस जाएंगे, आपसे कोई मुश्किल डाटा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसे ध्यान में रख लेना। जब भी आने और जाने का टोटल टाइम गिवन होगा, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करना, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोमीटर। अगले प्रश्न को हम यहां पर देखते हैं। अ मोटर बोट विद अ स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर goes 30 kilometer downstream and comes back. It covers the distance in 4 hours and 30 minutes. The speed of stream in kilometer per hour is, यानी यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर का है। यहाँ पर आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगता है, 4 घंटे और 30 मिनट का। यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। जब भी आने और जाने का टोटल टाइम गिवन है, किसी भी चक्कर के अंदर नहीं पड़ना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करिए, आपका आंसर यहां पर आएगा ही आएगा। सबसे पहले यहां पर आपके 4 घंटे 30 मिनट है, इसे घंटों के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 9/2 आवर्स, यानी यहां पर आपका टाइम कितना है, 9/2 आवर्स है। अभी देखिए, यहां पर आपका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और यहां पर बोट की स्पीड है 15। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। डिस्टेंस आपका यहाँ पर कितना है 30, टाइम आपका कितना है 9/2। यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। यहाँ पर पानी की स्पीड आपको निकालनी है, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 30। अभी आपको यहां पर इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहां पर आपका आएगा 3, यहां पर आपका आएगा 10, यहां पर आपका आएगा 10। अगर आप यहां पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 200, यहां पर आएगा 225 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी वाई का स्क्वायर आपका बराबर आ जाएगा 25 के, यानी वाई आपका बराबर आ जाएगा 5 के। यानी यहां पर पानी की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफी सिंपल प्रश्न था, वैसे आप इक्वेशन बनाने जाते फंस जाते। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। आज ही लिख लीजिए, आपके 3 मार्क्स जो है पक्के हैं एग्जाम के अंदर। बस आपको वहां पर फॉर्मूला पुट करना है, आने और जाने का टोटल टाइम गिवन होगा, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न हम यहां पर देखते हैं।
zinc and copper are melted together in the ratio 9:11. What is the weight of the melted mixture if 28.8 kg of zinc has been consumed in it? देखिए क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपके जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम्स हैं उनकी बेहतरीन वीडियोस आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। अभी हम एफकेट की और बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक का बटन दबा दीजिए। आप वीडियो में इतनी आगे तक आए हैं, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। कम से कम लाइक करके वीडियो को जाइए और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक ज़रूर कर देना। अगर हम यहाँ पर बात करें, आपके जिंक और कॉपर की रेशो दे रखी है 9:11। यहाँ पर जिंक की क्वांटिटी दे रखी है 28.8 kg, यानी 9 यूनिट आपका बराबर है 28.8 के। 1 यूनिट आपका बराबर हो जाएगा 3.2 के। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मिक्सचर का वेट कितना है, यानी जिंक प्लस कॉपर का वेट। जिंक प्लस कॉपर 20 के बराबर है, यानी हमें यहाँ पर 20 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट बराबर है 3.2 के, 20 यूनिट्स बराबर हो जाएंगे 64 के, यानी यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 64 किलोग्राम। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। ए सेल्स इज गुड्स 20% चीपर देन बी, यानी यहाँ पर आपका ए है जो अपने गुड्स को 20% कम दाम में बेच देता है बी से, और यहाँ पर उसके दाम 20% ज़्यादा है सी से। आपको बताना है यहाँ पर जो आपका सी है इसके दाम बी से कितने कम या ज़्यादा है। मैं यहाँ पर इस प्रश्न को 100 वैल्यू लेट करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको यहाँ पर गलती ना लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर गलती लग जाती है। सबसे पहले यहाँ पर 20% प्राइस जो है ए का कम है बी से। 20% आपका बराबर होता है 1/5 के, और यहाँ पर ए का प्राइस कम है। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ए का प्राइस कितना है 4 है और बी का प्राइस कितना है 5 है। दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि ए का प्राइस 20% ज़्यादा है। 20% बराबर होता है 1/5 के, यानी यहाँ पर ए का प्राइस ज़्यादा है और यहाँ पर 20% ज़्यादा है। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। अभी यहाँ पर भी ए है आपका, यहाँ पर भी ए है, इसे कॉमन कर लीजिए। कॉमन बनाने के लिए इसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 के साथ में, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ में, यानी यहाँ पर ए आपका आ जाएगा 12, बी आपका आ जाएगा 15, सी आपका आ जाएगा 10। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि सी आपका कितना कम या ज़्यादा है बी से। डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। कंपैरिजन टू बी पूछा है, 5/15 आएगा। 5/15 इंटू 100, यानी 100/3। 100/3 आपका हो जाएगा 33.3%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर वैल्यूज लेट करके भी कर सकते थे। आप किसी को 100 मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर फ्रैक्शन मेथड से भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज 12, यानी यहाँ पर आपकी 6 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी एवरेज है 12। यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड किया गया। जब एक और ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड किया गया तो यहाँ पर जो आपकी एवरेज है 1 से रिड्यूस हो गई, यानी यहाँ पर जो आपकी 7 ऑब्जर्वेशंस है इसकी एवरेज हो गई 11। आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपकी 7th ऑब्जर्वेशन क्या रही होगी। देखिए, अगर हम यहाँ पर कायदे से चलते तो ये जो आपकी नई ऑब्जर्वेशन है इसके पास में भी यहाँ पर 12 होना चाहिए था। अगर इसके पास में यहाँ पर 12 होता तो एवरेज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन इसके आने की वजह से चेंज आया है। कितना चेंज आया है, 1 का चेंज आया है, और 1 से एवरेज कम हो गई है 7 ऑब्जर्वेशंस की,
यहाँ पर नुकसान हुआ है 7 का। इसके पास में 12 होना चाहिए था, लेकिन इसके आने की वजह से नुकसान हुआ है 7 का, यानी कि इसके पास में टोटल कितना है, 5 है। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज कितनी है, 12 है। 7th ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड किया गया। जब हम 7th ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं और अगर हम कायदे से चलते तो यहाँ पर इसके पास में 12 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज 12 है। अगर इसके पास में भी 12 होता तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। हमने मान लिया कि इसके पास में 12 है, लेकिन एक्चुअल में इसके आने से दिक्कत आई है। यहाँ पर नुकसान हुआ है 1 का नुकसान हुआ है 7 ऑब्जर्वेशंस को, टोटल नुकसान हुआ है 7 का, यानी इसके पास में कितना है, 5 है, 5 है। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, 5। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। इफ द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो ऑफ 4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। सेविंग की रेशियो पूछी है। अगर श्याम यहाँ पर अपनी इनकम का 1/3 सेव करता है, यहाँ पर आपका राम है, यहाँ पर आपका श्याम है, इनके इनकम की रेशो है 3:4, एक्सपेंडिचर की रेशो है 4:5। यहाँ पर आपसे सेविंग की रेशो पूछी है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सेविंग आपकी क्या होती है। आप कहेंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाएगा तो आपके पास में सेविंग आ जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पर 100 रुपीज़ की इनकम है आपकी और खर्चा कर देते हैं 60 रुपीज़ का, आपका एक्सपेंडिचर है 60 रुपीज़, तो सेविंग हो जाएगी 40 रुपीज़। यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तो आपके पास में सेविंग आती है। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर बराबर हो जाता है इनकम माइनस सेविंग। अभी देखिए यहाँ पर आपके पास में 2 रेशोज हैं। यहाँ पर जो आपकी इनकम है इसके बीच में से सेविंग को घटाया जाएगा तो आपके पास में एक्सपेंडिचर आएगा। और मैंने आपको बताया था 2 रेशोज के बीच में अगर कुछ घटाया जाता है या फिर बढ़ाया जाता है तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका लग जाएगा। यहाँ पर जो आपका श्याम है इसकी सेविंग कितनी है, अपनी इनकम की 1/3। अगर इसकी इनकम 4 है तो सेविंग हो जाएगी 4/3। यहाँ पर राम की सेविंग के बारे में हमें नहीं पता, राम की सेविंग मान लेते हैं x है। अभी यहाँ पर इनकम में से हमने सेविंग को घटाया है, यानी यहाँ पर दोनों के साथ में माइनस साइन लगा दीजिए। जब हमने एज वाला क्वेश्चन किया था वहां पर 4 वर्ष बाद की बात की गई थी, इसी वजह से वहां पर +4 था। लेकिन यहाँ पर इनकम में से कुछ घटाया गया है, ऊपर वाली रेशो में से कुछ घटाया गया है, इसी वजह से यहाँ पर आपका माइनस का साइन आएगा। 3 × 5 कितना होता है, 15। 15 - 16 कितना हो जाएगा, -1। इसी प्रकार से 4 × -4/3 ये आपका हो जाएगा -16/3 माइनस ऑफ -5x, यानी ये आपका हो जाएगा -16/3 + 5x। अभी आपके पास में यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर -16/3 + 5x आ गया। इन्हें इक्वेट कर लीजिए। अगर यहाँ पर आप इन्हें इक्वेट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी -1 + 16/3 और 5x। यहाँ पर आ जाएगा आपका -3 + 16 5x, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 13/15। x आपका आ गया 13/15। x आपका क्या था, यहाँ पर राम ने जो सेविंग की थी वो आपका x था। अभी राम की सेविंग कितनी है, 13/15 है। श्याम की सेविंग कितनी है, 4/3 है। आपसे राम और श्याम की सेविंग की रेशो पूछी है। अगर इनकी रेशो निकालेंगे तो फ्रैक्शन को ख़त्म कर लीजिए। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि 4/3 × 15 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20। यानी कि राम और श्याम की सेविंग की रेशो कितनी है, 13:20 है। चलिए आंसर को देखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर आपके पास में इनकम की रेशो थी 3:4,
यहाँ पर एक्सपेंडिचर की रेशो आपके पास में थी 4:5। श्याम जो है अपनी इनकम का 1/3 सेव करता है। राम की सेविंग के बारे में हमें नहीं पता, हमें पता है कि इनकम में से कुछ घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आप यहाँ पर लगाते तो -1 आता, यहाँ पर आपके पास में -16/3 प्लस 5x आता। इसे अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते तो x आपका बराबर आ जाता 13/15 के। यहाँ पर 13/15 और 4/3 की रेशो निकालनी थी, जो आपकी आ जाएगी 13:20, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। If the whole journey took 5 hours 48 minutes, the distance between A and B is। देखिए यहाँ पर आपका बंदा है जो A से B गया, यहाँ पर उसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर। जब वो B से A वापस आता है तो उसकी स्पीड थी यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आने और जाने में टोटल टाइम लगा 5 घंटे 48 मिनट का। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि डिस्टेंस आपका कितना रहेगा। मुझे इतना बताइए, दोनों ही कंडीशंस के अंदर डिस्टेंस तो आपका सेम है। अगर बंदा आपका ए से जाता है बी या फिर बी से ए वापस आता है तो डिस्टेंस तो आपका सेम रहेगा, यानी डिस्टेंस आपका बराबर हो जाएगा S1 इंटू T1 और यहाँ पर बराबर हो जाएगा S2 इंटू T2। अगर डिस्टेंस आपका दोनों कंडीशंस में सेम है तो यहाँ पर S1 इंटू T1 बराबर हो जाएगा S2 इंटू T2 के, यानी कि यहाँ पर स्पीड की रेशो जो है टाइम की रेशो के इनवर्स आपको देखने को मिलेगी। S1/S2 आपका बराबर हो जाएगा T2/T1 के। ये सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है जब भी डिस्टेंस आपका यहाँ पर सेम हो जाता है। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो सीधा आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए कि स्पीड की रेशो जो है टाइम के रेशो के इन्वर्स देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्पीड की रेशो कितनी है, 25/4 है। यहाँ पर टाइम के रेशो के इन्वर्स देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है आपका 5 घंटे 48 मिनट का। इसे आप घंटों के अंदर चेंज कर लीजिए, 5 + 48/60 हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 29/5। अभी देखिए यहाँ पर दोनों की रेशो बराबर है, यानी T2 आपका बराबर है 25 के और यहाँ पर T1 आपका बराबर है 4 के, यानी टोटल टाइम आपका हो गया 29। यहाँ पर टोटल टाइम कितना है 29/5, यानी 29 की वैल्यू है 29/5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1/5। इसका मतलब यहाँ पर T2 कितना आ जाएगा, T2 आपका 25 है और 1 यूनिट की वैल्यू 1/5 है, T2 आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पर T1 आपका कितना आ जाएगा 4/5। ये आपका आएगा और के अंदर। अभी देखिए आपके पास में T2 आ चुका है, आपके पास में T1 आ चुका है, आपके पास में T2 है 5 और T1 है 4/5 और यहाँ पर आपके पास में स्पीड गिवन थी, S1 था 25, S2 था आपका 4 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, चाहे S1 T1 कर लीजिए मल्टीप्लाई, चाहे आप यहाँ पर S2 इंटू T2 कर लीजिए। S1 और T1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 4/5 है, यानी ये आपका आ जाएगा 20 के बराबर, यानी डिस्टेंस आपका कितना है 20 किलोमीटर। आप यहाँ पर S2 इंटू T2 भी कर सकते थे तो भी आंसर आपका यहाँ पर सेम आएगा, यानी डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 20 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 किलोमीटर। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर्स अ प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड्स, यानी यहाँ पर जो आपकी ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 200 मीटर है उसे 10 सेकेंड के अंदर क्रॉस
कर लेती है। और यहाँ पर आपका एक टेलीग्राफ पोस्ट है जिसे 5 सेकंड के अंदर ट्रेन आपकी क्रॉस करती है। आपको बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी। यहाँ पर आपकी दो कंडीशंस है। पहले आपकी ट्रेन क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को। मैंने आपको बताया है जब भी आपकी ट्रेन किसी चीज़ को क्रॉस करेगी तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 के। यहाँ पर L1 क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है जो हमें नहीं पता। L2 क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 200 मीटर। यानी यहाँ पर पहले केस में आपका डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस 200। दूसरे केस में आपका क्या है, टेलीग्राफ पोस्ट है, यानी यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा L1 प्लस L2। लेकिन टेलीग्राफ पोस्ट जो है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन के, क्योंकि L2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 0। अभी आपको पता है कि स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। यहाँ पर पहले केस में आपका टाइम कितना है 10 सेकेंड का, यानी L प्लस 200/10 हो जाएगा। यहाँ पर स्पीड बराबर हो जाएगी दूसरे केस में L/5 के। यानी अगर हम यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये आपकी कंडीशन बनेगी L प्लस 200 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि दोनों केसेस में आपकी स्पीड बराबर है, और यहाँ पर बनेगी L/5। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका L प्लस 200 ट्वाइस ऑफ L, यानी L आपका बराबर आ जाएगा 100 मीटर के। यानी यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी 100 मीटर है। आपको यहाँ पर स्पीड निकालनी है। स्पीड आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, चाहे इस कंडीशन के अंदर वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे इस कंडीशन के अंदर कर लीजिए, स्पीड आपकी यहाँ पर बिल्कुल सेम आएगी। यहाँ पर लेंथ है आपकी 100 मीटर, यहाँ पर टाइम है 5 सेकंड का, यानी स्पीड आपकी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आपके पास में स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पर आंसर है किलोमीटर पर आवर के अंदर। अगर आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 के साथ में। यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। 18 इंटू 4 कितना होता है 72, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72 किलोमीटर पर आवर। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20% ड्यू टू फेस्टिव सीजन। बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर जो आपका एक्सपेंडिचर होता है ये बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन के। यहां पर आपको कहा जा रहा है कि प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि आपका फेस्टिव सीजन था तो यहां पर प्राइस आपका इंक्रीज हो चुका है। यहां पर कंजम्पशन आपकी डिक्रीज हो गई है ताकि एक्सपेंडिचर आपका सेम रह सके। जब भी आपके सामने इस तरह की कंडीशन आती है जहां पर एक चीज को बढ़ाया जाता है, दूसरी चीज को कम किया जाता है, और वहां पर उनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका आंसर, आपका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रहता है, तो वहां पर यूज करना होगा रेशोज का। जो भी चीज आपकी यहां पर इंक्रीज होगी, जैसे यहां पर आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है तो इसकी रेशो हो जाएगी x/y। जो चीज आपकी यहां पर डिक्रीज होगी उसकी रेशो हो जाएगी x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इतना आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, यहां पर एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन के। जब भी दो चीजें आपकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं, दो चीजों का प्रोडक्ट किया जा रहा है, जिनमें से एक चीज आपकी बढ़ती है, दूसरी चीज आपकी कम होती है, तो यहां पर जो चीज आपकी बढ़ेगी उसकी रेशो x/y होगी, जो चीज आपकी कम होगी उसकी रेशो x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई हो जाएगी। समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है, प्राइस आपका है 20%। 20% रेशो के अंदर कितना होगा 1/5 होगा। अभी यहां पर 20% का इंक्रीज हुआ है, यानी ये बराबर हो जाएगा x/y के। जो चीज आपकी यहां पर डिक्रीज हुई है वो बराबर हो जाएगी x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई के। यहां पर x कितना है 1 है, y कितना है 5 है, और 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी इसे अगर परसेंटेज के अंदर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा
16/3%, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट होगा और उनमें से एक चीज़ को बढ़ाया जाता है, दूसरे को कम किया जाता है, तो यहाँ पर जिस चीज़ को बढ़ाया जाएगा उसकी रेशो x/y होगी, जिस चीज़ को कम किया जाएगा उसकी रेशो x/x+y होगी। जैसे यहाँ पर 20% से इंक्रीज किया गया, 20% 1/5 के बराबर था, तो यहाँ पर x/y बराबर हो जाएगा 1/5 के, तो यहाँ पर x/x+y बराबर हो जाएगा 1/6 के। अभी कुछ देर के लिए मान लीजिए यहाँ पर शुगर का प्राइस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पर कंजम्पशन को कम करने की बजाय इंक्रीज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होता? 20% बराबर हो जाता 1/5 के। लेकिन यहाँ पर शुगर का प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है, अगर डिक्रीज होता तो रेशो बराबर हो जाती x/x+y के, यानी x आपका बराबर हो जाता 1 के, x+y बराबर हो जाता 5 के, यानी y बराबर हो जाता 4 के, और जो चीज़ आपकी इंक्रीज हुई है उसकी रेशो x/y हो जाती, x आपका 1 है, y आपका 4 है, इसे परसेंट में कन्वर्ट करते तो ये आपका 25% आता। यानी अगर यहाँ पर जो आपकी शुगर है इसकी कंजम्पशन को 20% से डिक्रीज कर दिया जाता, तो यहाँ पर आपको इसके अगर प्राइस को 20% से डिक्रीज कर दिया जाता तो कंजम्पशन को 25% से इंक्रीज करना रहता। इतनी सी चीज है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। ए की सैलरी 20% कम है बी से। 20% आपका बराबर होता है 1/5 के। यहाँ पर ए की सैलरी कम है, यानी बी की सैलरी कितनी हो जाएगी 5। 5 में से 1 घटाएंगे तो ए की सैलरी हो जाएगी 4। यहाँ पर आपका जो बी है इसकी भी 15% सैलरी कम है सी से, यानी 15% आपका बराबर हो जाएगा 15/100, यानी 3/20, यानी बी की सैलरी हो जाएगी यहाँ पर 20। यहाँ पर बी की सैलरी आपकी कम है, तो यहाँ पर सी की सैलरी हो जाएगी 20, बी की सैलरी हो जाएगी यहाँ पर 17। अभी यहाँ पर बी आपका कॉमन है, सबसे पहले इसे सेम कर लीजिए। इस साइड आपको 17 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ए आपका यहाँ पर हो जाएगा 68, बी आपका हो जाएगा 85 और यहाँ पर सी आपका हो जाएगा 100। अभी आपके पास में यहाँ पर तीनों की रेशो आ चुकी है। यहाँ पर ए है आपका 68, बी है आपका 85 और यहाँ पर सी है आपका 100। आपसे पूछा है कि यहाँ पर सी की सैलरी कितनी ज़्यादा है ए से। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 32 का। यहाँ पर पूछा है कि सी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है, यानी ए के ऊपर आपको कैलकुलेट करना होगा। 32/68 इंटू 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 16, 34, 8, 17, यानी ये आपका हो जाएगा 8/17 इंटू 100। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 47.05%, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी सिंपल प्रश्न था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 5 men इज इंक्रीज बाय 2 kg when one of the men whose weight is 60 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is, यानी यहाँ पर आपके 5 बंदे थे, यहाँ पर इनमें से एक बंदा जिसका वेट 60 किलोग्राम था इसे रिप्लेस कर दिया गया। जब इसे रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह पर कोई और आएगा। जब इसकी जगह पर कोई नया बंदा आया तो यहाँ पर आपकी एवरेज जो है 2 से इंक्रीज कर गई। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो नया बंदा है इसका वेट कितना होगा। मुझे बताइए, 60 किलोग्राम वाला बंदा आपका गया, अगर ई की जगह पर 60 किलोग्राम वाला ही बंदा आता तो यहाँ पर एवरेज के अंदर कोई भी चेंज ना होता। लेकिन यहाँ पर 60 किलोग्राम वाला बंदा आपका नहीं आया, क्योंकि एवरेज के अंदर चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है? 2 का चेंज हुआ है, और 2 का चेंज हुआ है 5 लोगों के लिए, यानी टोटल चेंज हुआ है 10 का। यानी इसके पास में यहाँ पर 10 ज़्यादा है, यानी यहाँ पर जो आपका नया बंदा आया है इसका वेट कितना होगा? 70 किलोग्राम।
आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। काफी सिंपल प्रश्न है। यहां पर जो आपका बंदा गया था उसका वेट था 60 किलोग्राम। इसकी जगह पर अगर 60 किलोग्राम वाला ही बंदा आता तो एवरेज के अंदर कोई भी चेंज ना होता, लेकिन एवरेज के अंदर चेंज हुआ है +2 से, यानी टोटल चेंज आया है 10 का, यानी 60 + 10 आपका 70 हो जाएगा। यहां पर जो आपका बंदा रिप्लेस करके आया है, जो आपका नया बंदा है, उसका वेट होगा 70 किलोग्राम। अगले प्रश्न को हम यहां पर देखते हैं। A and B can do a piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 days. A and C can do it in 36 days. In how many days B alone can finish the work? यहाँ पर जो आपका B है अकेला कितने दिनों के अंदर काम कर लेगा? काफ़ी सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर जो आपका A और B है किसी काम को करते हैं 18 डेज के अंदर, यहाँ पर B और C काम करते हैं 24 डेज के अंदर, और यहाँ पर C और A काम करते हैं 36 डेज के अंदर। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। 18, 24, 36 का एलसीएम हो जाएगा 72। A + B की एफिशिएंसी आएगी 4, B + C की एफिशिएंसी आएगी 3, C + A की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अभी यहाँ पर A आपका 2 बार आ चुका है, B आपका 2 बार आ चुका है, C आपका 2 बार आ चुका है। तीनों को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A + B + C, और ये आपका बराबर हो जाएगा 4 + 3 + 2 के, यानी तीनों की एफिशिएंसीज को टोटल कर लीजिए, यानी 9 के बराबर होगा। A + B + C आपका बराबर आ जाएगा 4.5 के। अभी मुझे बताइए C + A की एफिशिएंसी कितनी है? C + A की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ पर B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4.5 - 2, यानी कि 2.5। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो आपका B है कितने समय के अंदर काम को पूरा कर लेगा अगर काम उसके द्वारा अकेले किया जाएगा। काम यहाँ पर 72 है, B की एफिशिएंसी है 2.5, यानी यहाँ पर आपका टाइम लगेगा 72 / 2.5, ये आपका बराबर हो जाएगा 25 × 10 के, यानी ये आपका बराबर हो जाएगा 72/5 × 2, 144/5। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2, यहाँ पर आएगा 28, यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर A + B की एफिशिएंसी आ गई, B + C की एफिशिएंसी आ गई, C + A की एफिशिएंसी आ गई, तीनों की एफिशिएंसीज को ऐड किया, वहाँ से B की एफिशिएंसी को निकाला, हमारे पास में टोटल वर्क 72 था। यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days रिस्पेक्टिवली, यानी आपका यहाँ पर A जो है 20 डेज के अंदर काम करता है, B जो है 30 डेज के अंदर काम करता है, C जो है 60 डेज के अंदर काम करता है। टोटल वर्क निकाल सकते हैं, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। A की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, B की एफिशिएंसी यहाँ पर आ जाएगी 2, C की एफिशिएंसी यहाँ पर आ जाएगी 1। आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका काम है A के द्वारा किया जाता है, लेकिन हर तीसरे दिन यहाँ पर B और C भी इसकी सहायता करते हैं, यानी कि पहले दिन आपका यहाँ पर A काम करेगा। कितना काम होगा A के द्वारा? 3। दूसरे दिन भी आपका A काम करेगा, इसके द्वारा काम कितना होगा? 3। लेकिन जब यहाँ पर आपका थर्ड डे होगा ना, तो यहाँ पर B और C भी इसकी सहायता करेंगे, यानी थर्ड डे आपका काम होगा 6, 3 + 2 + 1, यानी तीनों आपके यहाँ पर काम करेंगे, यानी 3 दिन में आपका टोटल कितना काम हो जाएगा? 3 दिन में आपका टोटल काम हो जाएगा 12। अभी आपको यहाँ पर टोटल काम कितना करना है? 60 करना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ में, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ में, यानी कि 15 डेज के अंदर आपका यहाँ पर टोटल काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर आपसे कहा गया था कि आपका ए जो है अकेला काम को ख़त्म करेगा, लेकिन ए की सहायता बी और सी करते हैं हर तीसरे दिन, यानी कि अगर यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आपकी 3 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है, सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 1 है,
तो सबसे पहले निकाल लीजिए 3 दिन के अंदर कितना काम होगा। पहले 2 दिन आपका ए काम करेगा, तो यहाँ पर इसके द्वारा 6 काम हो जाएगा। तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करेंगे, तो यहाँ पर तीसरे दिन काम होगा 6, यानी 3 दिन में आपका टोटल काम हो जाएगा 12। आपको यहाँ पर टोटल काम करना है 60, यानी कि आपको यहाँ पर टाइम लगेगा 15 डेज का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। अ मैन कैन रो 9 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि यहाँ पर आपका एक बंदा है। अगर यहाँ पर बोट की स्पीड की बात करें तो बोट की स्पीड है आपकी 28/3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर उसे अपस्ट्रीम जाने में 3 गुना टाइम जो है ज़्यादा लगता है अगर डाउनस्ट्रीम से कंपेयर किया जाए। अरे सिंपल सी चीज़ है, डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी बराबर होती है बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, और यहाँ पर अपस्ट्रीम स्पीड आपकी बराबर होती है बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। जहाँ पर आपकी स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पर टाइम कम लगता है, जिसका सीधा सा मतलब है यहाँ पर टाइम आपको ज़्यादा लगेगा अपस्ट्रीम स्पीड के अंदर। आपको कहा गया है कि अपस्ट्रीम स्पीड के अंदर 3 गुना टाइम आपको ज़्यादा लगता है, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस आपका सेम है। यानी जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हैं या फिर अपस्ट्रीम आते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका सेम है। मुझे बताइए, जब डिस्टेंस आपका सेम रहता है देन आपकी स्पीड की रेशो जो है टाइम के रेशो के इन्वर्स हो जाती है। यानी कि यहाँ पर S1/S2 आपका बराबर हो जाएगा 3/1 के। यहाँ पर T2 आपका अपस्ट्रीम स्पीड है जहाँ पर 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। T1 आपकी यहाँ पर डाउनस्ट्रीम स्पीड है। अभी मुझे यहाँ पर बताइए S1 आपका किसके बराबर होता है, बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड। यहाँ पर बोट की स्पीड जो है गिवन है, जो है आपकी 28/3। यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे पानी की स्पीड और यहाँ पर आ जाएगा आपका 28/3 माइनस पानी की स्पीड। ये आपकी बराबर हो जाएगी 3/1 के। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करना चाहें तो आपके पास में आएगा 28/3 प्लस W थ्राइस ऑफ 28/3 माइनस W। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 28, यहाँ पर आ जाएगा थ्राइस ऑफ W। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 4W। 28 माइनस 28/3, यहाँ पर 4 आपका कॉमन ले सकते हैं। W आपका बराबर हो जाएगा 7 माइनस 7/3 के, यानी यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 21 माइनस 7 यानी कि 14/3। यानी यहाँ पर पानी की स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी 14/3 किलोमीटर पर आवर। आपका जो 14/3 है इसे आप लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से, यानी आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। आपको यहाँ पर पता है कि अगर डिस्टेंस आपका सेम रहेगा तो स्पीड की रेशो जो है टाइम के रेशो के इन्वर्स देखने को मिलेगी, और यहाँ पर अपस्ट्रीम में टाइम आपका ज़्यादा लगना था, जो आपका टाइम लगा है 3 गुना ज़्यादा, और यहाँ पर टाइम आपका हो जाएगा 3/1। यहाँ से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू पुट कर लेनी थी, उसे आप सॉल्व करते तो आपके पास में पानी की स्पीड आ जाती जो आपकी होगी 14/3, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर डाउनस्ट्रीम जाया जाता है 26 किलोमीटर, अपस्ट्रीम जाया जाता है 14 किलोमीटर। सेम टाइम में आपसे पूछा है कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। यहाँ पर आपका टाइम क्या है, सेम है। मुझे बताइए टाइम आपका बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के। अगर दोनों कंडीशंस के अंदर आपका टाइम सेम हो जाता है, इसका मतलब d1/s1 आपका बराबर हो जाएगा d2 + s2 के, जिसका मतलब डिस्टेंस की रेशो जो है स्पीड की रेशो के बराबर देखने को मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस के केस में बताया था कि स्पीड की रेशो टाइम के रेशो के इन्वर्स हो जाती है, उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है अगर टाइम आपका सेम है
तो डिस्टेंस की रेशो स्पीड के रेशो के बराबर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस की रेशो क्या है, आप कहेंगे डिस्टेंस है 26, यहाँ पर डिस्टेंस है 14, यहाँ पर डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 10 + w, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 10 - w। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, 7 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 130 - 13 ऑफ w, 70 + 7 ऑफ w, 60 = 20 ऑफ w, यानी कि w आपका बराबर आ जाएगा 3 km/h के। यानी यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 3 km/h। काफ़ी सिंपल प्रश्न था, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए अगर टाइम आपका सेम है तो यहाँ पर डिस्टेंस की रेशो जो है स्पीड के रेशो के बराबर देखने को मिलेगी और डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी बराबर होती है बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, और यहाँ पर अपस्ट्रीम स्पीड बराबर होती है बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। सिंपल प्रश्न था, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना था। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। इफ अ सम बिकम्स डबल इन 16 ईयर्स, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी इन 8 ईयर्स। क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ एफकेट एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च कर दिया गया है गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा के द्वारा। और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, जिसके अंदर आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको एफकेट एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जिसके अंदर आपके 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे। मॉक टेस्ट देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, चाहे एफकेट है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, यूपीएससी है, एसएससी है, मॉक टेस्ट देने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मॉक टेस्ट दिए एग्ज़ाम देने जाना पाप के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक एक अटेम्प्ट जो है मैटर करता है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज सॉल्व करना मत भूलना। टेस्ट सीरीज आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है शेयर कर दिया जाएगा। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न के बारे में। यहाँ पर आपका कोई सम है, ये आपका डबल हो जाता है 16 ईयर्स के अंदर। आपसे पूछा है ये हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा 8 ईयर्स के अंदर। मुझे बताइए यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है। अगर आपका अमाउंट ट्वाइस है और यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा 2p - p, यानी कि p, यानी कि आपका इंटरेस्ट 16 ईयर्स के अंदर p है, यानी कि 8 ईयर्स के अंदर कितना होगा p/2 होगा। यानी 8 ईयर्स के बाद में आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा p + p/2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3/2 × p। आपसे यहाँ पर पूछा है कि 8 ईयर्स के अंदर आपका अमाउंट कितने गुना हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल आपका सम था p, अभी हो गया है 3/2 × p, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा 3/2 टाइम्स। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 at 10% per annum कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम ₹926.10। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल है 800 रुपीज़, यहाँ पर आपका अमाउंट हो जाता है 926.10, यानी कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है 126.10 रुपीज़ का। आपको यहाँ पर कहा गया है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है पर एनम का और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है सेमी एनुअली, तो बताइए कितना टाइम लगेगा इस प्रिंसिपल को इस अमाउंट तक पहुँचने के लिए। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है सेमी एनुअली और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें हाफ ईयरली देखना होगा तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। अभी जो आपका 5% है ये बराबर होता है 1/20 के, यानी कि
1/20 आपका ब्याज लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जब भी आपका ब्याज लगता है तो वहां पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। बस इसी चीज को हम यहां पर देखेंगे। हमारे पास में यहां पर 800 है। अगर यहां पर पहली बार कंपाउंड होने में 1/20 ब्याज लगता तो 800 का 1/20 कितना होता, ये हो जाता 40। अभी जब दूसरी बार यानी कि 6 महीने के बाद में आपका ब्याज लगेगा तो यहां पर सबसे पहले 800 के ऊपर ब्याज लगेगा। 800 का 1/20 कितना होता है, आप कहेंगे ये हो जाता है 40। अभी पहले वर्ष जो आपका 40 इंटरेस्ट आया था इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो यहां पर 40 का 1/20 कितना हो जाएगा, 40 का 1/20 हो जाएगा 2। अभी जब तीसरी बार यहां पर ब्याज लगेगा तो सबसे पहले 800 के ऊपर ब्याज लगेगा। 800 का ब्याज कितना होता है, 40 होता है। अभी यहां पर हमारे पास में दो इंटरेस्ट आ चुके हैं, यानी 40 के ऊपर भी ब्याज लगेगा। 40 के ऊपर ब्याज लगता तो उसका 1/20 हो जाता 2। यहां पर जो हमारा पहले 40 आ चुका है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। 40 का 1/20 कितना हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा 2। यहां पर जो आपका 2 इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। 2 का 1/20 कितना हो जाएगा, 0.1। अगर आप यहां पर देखें तो आपका इंटरेस्ट कितना हो चुका है, 40 + 40 + 40 120। यहां पर 2 + 2 + 2 ये हो चुका है 6। और यहां पर आपका 0.1 यानी कि आपका इंटरेस्ट हो चुका है 126.1। और आपको यहां पर प्रिंसिपल दे रखा था 800, आपको यहां पर अमाउंट चाहिए था 926.1। यानी कि अगर यहां पर 5% के अकॉर्डिंग 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है तो आपका अमाउंट जो है 800 से 926.1 हो जाएगा। अभी यहां पर सेमी एनुअली कंपाउंड किया गया है, यानी 6 महीने के बाद, यानी कि 1.5 ईयर्स के अंदर आपका प्रिंसिपल जो है 800 926.10 के ऊपर पहुंच जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को हम यहां पर देखते हैं। ए सेल्स 2 टीवी सेट्स, वन एट अ लॉस ऑफ 15% एंड अनदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। फाइंड द लॉस गेन परसेंटेज इन द ओवरऑल ट्रांजैक्शन। यहां पर आपके 2 टीवी सेट्स को बेचा गया जिनका सेलिंग प्राइस सेम था। यहां पर एक के ऊपर लॉस हुआ 15% का, एक के ऊपर प्रॉफिट हुआ 15% का। आपको यहां पर बताना है कि ओवरऑल लॉस और गेन परसेंटेज आपका क्या रहेगा। यहां पर ना आपके 2 केस बनते हैं। पहला केस है, अगर यहां पर आपके 2 आर्टिकल्स को बेचा जाता है जिनका सेलिंग प्राइस यहां पर सेम है, एक आर्टिकल के ऊपर आपका प्रॉफिट होता है, एक के ऊपर लॉस होता है, और यहां पर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपकी सेम रहती है, देन इस केस में हमेशा आपका क्या होगा, लॉस होगा। ध्यान रखने वाली बात, अगर यहां पर 2 आर्टिकल्स को बेचा जाता है जिनका सेलिंग प्राइस यहां पर सेम है, एक के ऊपर प्रॉफिट होता है, एक के ऊपर लॉस होता है, और यहां पर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपकी सेम है, देन ओवरऑल यहां पर आपका लॉस होगा। और यहां पर लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, x² डिवाइडेड बाय 100। यहां पर x क्या है, परसेंटेज है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो आपकी यहां पर इक्वल रहेगी। इसी प्रकार से यहां पर आपका दूसरा केस बनता है, अगर 2 आर्टिकल्स को यहां पर बेचा जाता है लेकिन उनका यहां पर कॉस्ट प्राइस आपको सेम देखने को मिलता है। एक आर्टिकल को बेचा जाता है प्रॉफिट के ऊपर, एक आर्टिकल को बेचा जाता है लॉस के ऊपर, और यहां पर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपका सेम रहता है, देन इस केस में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता और कोई भी लॉस नहीं होता। ध्यान में रखना, ये केस आपका बनेगा नो प्रॉफिट नो लॉस का। आपके पास में 2 कंडीशंस, 2 केस है। अगर 2 आर्टिकल्स को बेचा जाता है जिनका सेलिंग प्राइस सेम है और यहां पर एक आर्टिकल के ऊपर प्रॉफिट होता है, एक के ऊपर लॉस होता है, और अगर यहां पर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम है, हमेशा आपको लॉस होगा। और यहां पर लॉस की परसेंटेज निकाल सकते हैं x² डिवाइडेड बाय 100। अगर 2 आर्टिकल्स जिनका कॉस्ट प्राइस सेम है, एक आर्टिकल के ऊपर प्रॉफिट, एक के ऊपर लॉस होता है, और यहां पर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम है, देन इस केस में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस देखने को मिलेगा।
अभी यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस जो है सेम है, यहाँ पर 15% का लॉस 15% का प्रॉफिट है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर होगा लॉस। अगर यहाँ पर लॉस परसेंटेज आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका हो जाएगा 2.25%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को देखा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता देना कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर अपलोड की जाए। मैथ्स के ऊपर हमने सभी क्वेश्चंस को, सभी वैरायटीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या फिर रीजनिंग, जीके, इंग्लिश में से कौन सा सब्जेक्ट इसके बाद में आपको कवर करना है, वो भी मुझे बता देना। कुछ ही वीडियोस के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाए। इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आए। इसके अलावा मैं आपको याद दिलवा दूं, एफकेट की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी लॉन्च हो चुकी है। एफकेट की टेस्ट सीरीज़ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, जहां पर 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जब तक आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और किसी भी एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है टेस्ट सीरीज़ की। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए विराम लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।